नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मुंबई की है। मुंबई के पास ही दहिसर इलाका है। 29 दिसंबर 2019 को दहिसर पुलिस कंट्रोल रूम में अचानक एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले की आवाज में घबराहट थी। उसने बताया कि एक लड़की की हत्या हो गई है। यह सुनकर ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ दुधमल तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर मराठे और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जगदाले को मामले की जानकारी दी। पुलिस की टीम जल्दी से घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। यह एक छोटा सा फ्लैट था जिसका दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। अंदर घुसते ही पुलिस ने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी रह गईं। कमरे में चारों तरफ खून के छींटे थे। फर्श पर एक लड़की का शव पड़ा था। लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हत्या से पहले उससे झगड़ा या संघर्ष हुआ था। इंस्पेक्टर मराठे ने कमरे का सरसरी तौर पर मुआयना किया। उन्होंने देखा कि एक तरफ कुर्सी उल्टी पड़ी थी और मेज पर एक टूटा हुआ गिलास पड़ा था। अलमारी के दरवाजे खुले थे। कमरा अस्त व्यस्त था। शव की पहचान के लिए टीम ने पड़ोसियों से पूछताछ की। कुछ ही देर में पता चला कि मृतका का नाम रोजीना शेख उर्फ रोशनी, जो वहां अकेली रहती थी। रोजीना की नौकरानी ने पुलिस को बताया कि रोजीना ने अपना रूम नहीं खोला तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आया। वह 2 बार रोशनी के घर पर आकर लौट गई थी। तीसरी बार जब वह आई तब भी रोजीना का फ्लैट बंद पाकर उसने यह बात पड़ोसियों और फ्लैट मालिक सुनील सखाराम को बताई। फ्लैट मालिक सुनील सखाराम ने डुप्लीकेट चाबी से जब घर का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देख हैरान रह गया। मामला गंभीर था, इसीलिए उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ थाने को भी दे दी। एसआई सिद्धार्थ ने पूछताछ की प्रक्रिया अभी शुरू ही की थी कि मामले की जानकारी पाकर थाना प्रभारी एम मुजावर इंस्पेक्टर सुरेश रोकड़े घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके साथ साथ मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत और एसीपी सुहास पाटिल के अलावा फोरेंसिक टीम भी मौका वारदात पर पहुंच गई। घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सुरेश रोकड़े को सौंपी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत इंस्पेक्टर सुरेश रोकड़े को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। रोकड़े अपने तेज तर्रार और नतीजे तक पहुंचने वाले तरीके के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी एक विशेष जांच टीम का गठन किया। टीम ने सबसे पहले घटनास्थल को ध्यान से खंगालना शुरू किया। फोरेंसिक टीम ने कमरे से उंगलियों के निशान, खून के नमूने और अन्य सबूत इकट्ठा किए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पुलिस को सुराग मिलने लगे। इंस्पेक्टर सुरेश रोकड़े की टीम ने रोजीना शेख उर्फ रोशनी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि हत्या से कुछ घंटे पहले रोशनी ने एक शख्स से लंबी बातचीत की थी। इस शख्स का नाम स्वप्न रोहिदास था, जो उसका पुराना परिचित था। घटनास्थल पर पुलिस को जो बियर की बोतल मिली थी उसका बैच नंबर ध्यान से जांचा गया। बैच नंबर के आधार पर शराब की दुकान का पता लगाया गया जहां से यह बोतल खरीदी गई थी। दुकान के मालिक ने बताया कि यह बोतल उसी दिन शाम को एक व्यक्ति ने खरीदी थी। घटनास्थल और शराब की दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में साफ दिखा कि शाम को रोशनी के फ्लैट की तरफ जाते हुए स्वप्न रोहिदास नजर आ रहा था। शराब की दुकान के कैमरे में भी वह बोतल खरीदते हुए कैद हुआ। पुलिस के पास अब पर्याप्त सबूत थे कि स्वप्न रोहिदास ही रोशनी के फ्लैट पर गया था और हत्या का जिम्मेदार था। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और घटनास्थल पर मिली बियर की बोतल से सारा शक उसी पर जाकर ठहर गया। फोन कंपनी की मदद से पुलिस ने स्वप्न रोहिदास के मोबाइल की लोकेशन और उसके पते का पता लगाया। वह पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता था। जैसे ही पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली, इंस्पेक्टर सुरेश रोकड़े ने अपनी टीम के साथ तुरंत फ्लाइट से पश्चिम बंगाल जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय प्रशासन की मदद ली। स्वप्न के घर की घेराबंदी की गई ताकि वह भाग न सके। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो स्वप्न वहीं पर मौजूद था। अचानक पुलिस को देखकर वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद जब स्वप्न से पूछताछ की गई तो उसने पहले तो मना किया, लेकिन जब पुलिस ने सबूत उसके सामने रखे तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि झगड़े के दौरान उसने रोशनी की हत्या कर दी थी। स्वप्न रोहिदास को पुलिस टीम फ्लाइट से मुंबई लेकर लौटी। वहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने कोर्ट में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल थीं।
स्वप्न रोहिदास जेल जाने के बाद कहानी इस प्रकार सामने आई। 32 वर्षीय स्वप्न रोहिदास पश्चिम बंगाल के जिला हावड़ा के तालुका शाहपुर आमरदाहा गांव के रहने वाले परेश रोहिदास का बेटा था। उनका पूरा परिवार खेती पर निर्भर था, लेकिन महत्वाकांक्षी स्वप्न रोहिदास को खेती का काम पसंद नहीं था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके गांव के कई दोस्त मुंबई में रहते थे। उनसे बात करके वह मुंबई आ गया था। दोस्तों ने उसकी मदद की और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने वाली एक कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी। वहां काम करते करते वह ज्वेलरी डिजाइन का काम सीखकर कुशल कारीगर बन गया। उसे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। रहने के लिए उसने दहिसर रावलपाड़ा में किराए का कमरा ले लिया था। स्वप्न रोहिदास जब ठीक ठाक कमाने लगा तो घर वालों ने अपने इलाके की एक लड़की से उसकी शादी कर दी। खूबसूरत पत्नी को पाकर स्वप्न रोहिदास खुश था। शादी के महीना भर बाद वह मुंबई चला गया, क्योंकि उसे नौकरी भी करनी थी। लेकिन वह महीने 2 महीने में अपने घर आता रहता था। इसी तरह कई साल बीत गए और वह एक बेटी का पिता भी बन गया। स्वप्न मुंबई में अकेला रहता था। दिन में तो वह काम पर चला जाता था, लेकिन उसके लिए रात मुश्किल हो जाती थी। वह परिवार, पत्नी और बच्ची से दूर था। दूर होने की वजह से उसे अक्सर पत्नी की याद सताती थी। जवान खून था, ऊपर से कमाई भी अच्छी थी। उसने जल्द ही मन बहलाने का रास्ता खोज लिया। काम से छूटने के बाद वह घर आता और फ्रेश होकर मन बहलाने के लिए बियर बारों के चक्कर लगाता। जल्द ही वह दिन भी आ गया जब बियर बार स्वप्न को मौज मस्ती के लिए अच्छी जगह लगने लगे। वहां जाकर वह 2-4 पैग लेकर खाना खाता और घर आकर के सो जाता। उसी दौरान उसकी दोस्ती रोजीना शेख उर्फ रोशनी से हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। मुस्लिम समुदाय की खूबसूरत रोजीना शेख उर्फ रोशनी भी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की रहने वाली थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मां के अलावा उसकी एक छोटी बहन थी। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी मां के कंधों पर आ गई थीं। मां ने मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे दोनों बेटियों को पाला। बालिग होने के बाद रोजीना अपनी एक सहेली रुबिका के साथ मुंबई आ गई थी। जिस सहेली के साथ वह आई थी, वह मुंबई के दहिसर में रहकर बियर बार में काम करती थी। पहले तो रोजीना शेख को बियर बार के कामों में रुचि नहीं थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह बियर बार में अपना नाम बदलकर नौकरी करने लगी। इधर उधर कई बार में काम करने के बाद वह दहिसर के संदेश बियर बार एंड रेस्टोरेंट में आ गई, जहां उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। अपनी कमाई का आधा हिस्सा वह अपनी मां के पास भेज देती थी। दहिसर की जनकल्याण सोसाइटी में उसने 7,000 रुपए महीना किराए पर एक कमरा ले लिया था। स्वप्न का पसंदीदा बार संदेश बियर बार एंड रेस्टोरेंट था। यह बियर बार उसे इसलिए पसंद था क्योंकि वहां कई महिला वेटर बंगाल की थी। एक रात स्वप्न रोहिदास बियर बार में बैठा बियर पी रहा था। तभी अचानक उसकी निगाह एक खूबसूरत रोजीना पर गई। बार में बैठे कस्टमर को मुस्कुराकर बियर सर्व कर रही थी। वह स्वप्न की आंखों के रास्ते दिल में उतर गई। जब तक वह बियर बार में रहा, उसकी निगाहें रोजीना का ही पीछा करती रहीं। जब वह बार से लौटा तो घर में उसे चैन नहीं मिला। उस रात चाहकर भी वह सो नहीं सका। रात भर उसकी आंखों के सामने वही बार बाला घूमती रही। वह यह भी भूल गया था कि उसकी शादी हो चुकी है और वह एक बेटी का पिता है। अगले दिन वह थोड़ा जल्दी संदेश बियर बार एंड रेस्टोरेंट पहुंच गया और उसी टेबल पर जाकर बैठा जिसे वह रोजीना अटेंड करती थी। स्वप्न के बैठते ही रोजीना उसके पास आई और उसके सामने मेन्यू कार्ड रखकर ऑर्डर देने का आग्रह किया। खाने पीने के बाद स्वप्न ने रोजीना को अच्छी टिप दी और घर लौट आया। स्वप्न रोजाना बार में जाकर उसी टेबल पर जाकर बैठता और मौका मिलने पर उस बार बाला से बात करने की कोशिश करता। उस बाला से परिचय हुआ तो पता चला उसका नाम रोजीना शेख उर्फ रोशनी है और वह उसी प्रांत और जिले की रहने वाली है जहां का स्वप्न रोहिदास था। उसने भी रोजीना शेख को अपना परिचय दे दिया। इतना ही नहीं, उसने रोशनी के सामने दोस्ती का प्रस्ताव भी रख दिया। स्वप्न रोहिदास रोजीना शेख की नजर में अच्छा युवक था। हैंडसम होने के साथ वह अच्छा पैसा भी कमाता था, इसलिए उसके साथ दोस्ती करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। रोजीना शेख उर्फ रोशनी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक उसकी जिंदगी में कोई युवक आएगा और उसके दिलो दिमाग पर छा जाएगा। उस दिन के बाद रोजीना और स्वप्न अक्सर रोज मिलने जुलने लगे। पहले तो उनका मिलने का ठिकाना संदेश बियर बार ही था। दोनों रेस्टोरेंट चालू होने के पहले ही पहुंच जाते थे और मौका मिलने पर वहीं बातें हो जाती थीं।
जब रोजीना की ड्यूटी खत्म हो जाती तो स्वप्न उसे उसके घर छोड़कर आता था। जिस दिन रोजीना की छुट्टी होती उस दिन स्वप्न उसके साथ ही रहता था। स्वप्न रोहिदास ने धीरे धीरे रोशनी के जीवन में अपनी जगह बना ली थी। स्वप्न के साथ बिताए गए पलों ने रोशनी को यह विश्वास दिला दिया कि यही वह इंसान है थी जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने दिल की बात स्वप्न से कह दी। उसने बताया कि वह उसके साथ एक नई गृहस्थी बसाने के सपने देख रही है। रोशनी की बातें सुनकर स्वप्न का चेहरा उतर गया। उसके दिलो दिमाग में हलचल मच गई, क्योंकि वह रोशनी के साथ केवल टाइम पास कर रहा था। उसका इरादा कभी भी गंभीर नहीं था। सबसे बड़ी बात जो रोशनी नहीं जानती थी वह यह थी कि स्वप्न पहले से शादीशुदा था और एक छोटी बच्ची का पिता भी। स्वप्न ने बड़ी चालाकी से रोशनी की बात को टाल दिया। उसने कुछ ऐसा दिखाया मानो वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। रोशनी को उसकी बातों पर शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रोशनी को गहरा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसका प्रेमी शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बच्ची का पिता भी है। इसके बाद रोशनी ने स्वप्न से दूरियां बनानी शुरू कर दी। अब वह बार में स्वप्न का उतना ही सहयोग करती थी जितना वह अपने अन्य ग्राहकों का करती थी। स्वप्न ने रोशनी के साथ खूब मौज मस्ती की थी, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह स्वप्न से इसका हर्जाना वसूल करेगी। वह स्वप्न रोहिदास को धमकी देने लगी कि वह उसकी पत्नी और परिवार वालों को अपने प्रेम और अवैध संबंधों की बात बता देगी। घटना वाले दिन स्वप्न रोहिदास की छुट्टी का दिन था। उसने रोशनी को फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। कई बार फोन करने के बाद जब रोशनी ने फोन उठाया तो स्वप्न ने उसे तय जगह पर मिलने के लिए बुलाया, पर वह नहीं आई। इस पर स्वप्न को गुस्सा आ गया। शाम को स्वप्न ने दहिसर की एक शराब की दुकान से बियर की एक बोतल खरीदी और रोजीना शेख उर्फ रोशनी के घर पहुंच गया। उसने वहीं बैठकर बियर पी। फिर उसने रोशनी से उसके बुलाने पर न आने का कारण पूछा तो रोशनी ने उसे जवाब दिया, मेरा मूड ठीक नहीं था, गांव से मां का फोन आया था, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो। इस पर स्वप्न ने जवाब दिया, तुमने मुझे क्या बैंक समझ रखा है? जब देखो तुम पैसों की मांग करती रहती हो। स्वप्न के दिमाग पर बियर का नशा चढ़ चुका था। उसकी यह बात सुनकर रोशनी ने भी उसकी ही भाषा में जवाब दिया, तो तुमने क्या मुझे अपनी बीवी समझ रखा है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं? इन बातों को लेकर बात इतनी बढ़ी कि स्वप्न अपना विवेक खो बैठा और पास रखी तौलिया उठा रोशनी के गले में डालकर कस दी। थोड़ी देर में दम घुटने से रोशनी की मौत हो गई। रोजीना उर्फ रोशनी की हत्या के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसके हाथ पैर फूल गए। हाथ में हथकड़ी और कानून के डर से वह बुरी तरह घबरा गया। पुलिस से बचने और कानून को गुमराह करने के लिए उसने घटना का रुख चोरी की तरफ मोड़ने की कोशिश की। उसने कमरे की अलमारी खोलकर सारा सामान इधर उधर डाल दिया और उसमें रखे कीमती गहने 2.25 लाख नकदी के अलावा कमरे में रखे 2 मोबाइल फोन अपने पास रख लिए और वहां से भागकर अपने कमरे पर जा पहुंचा। फिर वहां से वह पश्चिम बंगाल स्थित अपने गांव चला गया। स्वप्न रोहिदास ने सोचा था कि वह मुंबई से भागकर अपने गांव में छिप जाएगा और पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन इंस्पेक्टर सुरेश रोकड़े और उनकी टीम ने जिस तेजी से सुराग इकट्ठा किए उससे मामला जल्द ही सुलझ गया। सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और कॉल रिकॉर्ड्स ने पुलिस को सही दिशा में पहुंचा दिया। गिरफ्तारी के बाद स्वप्न ने कबूल किया कि उसने नशे की हालत में रोशनी की हत्या की थी। पुलिस ने कोर्ट में उसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत पेश किए कि स्वप्न के बचाव में कोई तर्क काम नहीं आया। कोर्ट ने स्वप्न रोहिदास को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना हमें यह सिखाती है कि झूठे रिश्ते और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कितने भयानक नतीजे दे सकते हैं। स्वप्न ने अपने क्षणिक सुख के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद भी जेल की सलाखों के पीछे चला गया। स्वप्न रोहिदास की कहानी यह दिखाती है कि भावनाओं और गुस्से में विवेक खो देना कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। स्वप्न ने न केवल अपने जीवन को बर्बाद किया बल्कि रोशनी की भी जान ले ली। इस घटना से यह समझ आता है कि हमें अपने गुस्से और इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। स्वप्न ने शादीशुदा होने के बावजूद रोशनी के साथ संबंध बनाए। उसके झूठ और धोखे ने अंततः इस हत्याकांड को जन्म दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि झूठ पर आधारित रिश्ते न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी बर्बादी की तरफ ले जाते हैं।
रोशनी ने स्वप्न को धमकी दी कि वह उसकी पत्नी और परिवार को उनके संबंधों के बारे में बता देगी। धमकी और ब्लैकमेल किसी भी रिश्ते को और खराब कर सकते हैं। किसी भी समस्या का हल बातचीत और शांति से निकल सकता है, ना कि ऐसे तरीकों से। पैसों की जरूरत और बार बार मांग करना स्वप्न और रोशनी के रिश्ते में तनाव का एक बड़ा कारण बना। यह सिखाता है कि रिश्तों में पैसों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और आर्थिक मामलों को लेकर पारदर्शी होना चाहिए। हत्या के बाद स्वप्न ने सबूत मिटाने और चोरी का नाटक करने की कोशिश की। यह घटना यह बताती है कि किसी अपराध को छुपाने के बजाय कानून का सामना करना बेहतर होता है। सच सामने आने पर सजा और कड़ी हो जाती है। रोशनी का अकेले रहना और स्वप्न जैसे व्यक्ति पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूलों में से एक था। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और सोच समझकर ही लोगों पर विश्वास करना चाहिए। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि झूठ, धोखा और हिंसा कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकते। रिश्तों में ईमानदारी, विश्वास और संवाद ही खुशहाल जीवन का आधार है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।